नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसीन में। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान जीके की स्पेशल सीरीज इतिहास राजस्थान का। दोस्तों अगर इतिहास राजस्थान का सीरीज की बात करें तो ये सीरीज पूरी की पूरी समर्पित है एग्रीकल्चर भर्ती सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक के जो पॉइंट्स या जो टॉपिक में सिलेबस हिस्ट्री के बेस पर है उनके लिए। हालांकि दोस्तों ये उस भर्ती के लिए है, लेकिन आप एग्रीकल्चर के अलावा भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण होने वाला है, बशर्ते ये आपके उस सिलेबस में होना चाहिए। दोस्तों जहाँ तक किसी भी कंपटीशन की बात की जाए, मेरा ये मानना है कि अगर आपके पाठ्यक्रम में वो वस्तु है, वो पॉइंट है, वो टॉपिक है, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, तो फिर आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस तरह की चीज़ें पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री एक बार आप में इंटरेस्ट क्रिएट करती है पढ़ने का। आप अगर हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, हिस्ट्री में थोड़ा आपका इंटरेस्ट बनता है, तो फिर आप बुक्स लेकर बैठने की एबिलिटी आपकी जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले हम बात कर चुके हैं राजस्थान के नामकरण, राजस्थान में सभ्यताएं, कालीबंगा और आहड़ की। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इनके प्लेलिस्ट के बटन लिंक दे रखे हैं, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज मेवाड़ रियासत की। और दोस्तों अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे पास 3 राजा हैं या 3 व्यक्तित्व हैं मेवाड़ के। राणा कुंभा और कुंभा के जो पौत्र हैं वो राणा सांगा, और सांगा के भी फिर कौन है पौत्र हैं, वो कौन? प्रताप। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, केवल और केवल ये 3 व्यक्तित्व हैं आपके, जिनको पढ़ के आपका मेवाड़ कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हमने कोई मकान बनाया और उसकी फाउंडेशन नहीं है, केवल हमने दीवारें बनाने की कोशिश की या बना ली, ज़्यादा दिन वो भवन ठहर नहीं सकता। तो हमें जड़ें मजबूत करनी है। तात्पर्य ये है कि मेवाड़ क्या है, स्थापना किसने की थी, और कुंभा तक पहुंचते पहुंचते इनके इतिहास क्या थे, आज के हम वीडियो में बात करेंगे मेवाड़ के सामान्य परिचय की। अगर दोस्तों हम बात करें कि किस भूभाग को कहा जाता है, तो किस भूभाग को कहा जाता है ये हम यहाँ देखेंगे। दोस्तों ज़्यादा अच्छा तो ना सही, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैप रीडिंग आनी चाहिए या मैप बनाना आना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो लगभग साउथ के पास ये जो स्थान था, ये पूरा का पूरा स्थान कौन सा कहलाता है? मेवाड़ कहलाता। तात्पर्य ये है, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? तो मेवाड़ में चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, उसके बाद कुछ भूभाग में कौन सा? भीलवाड़ा। यानी ये जो जिले हैं इनका जो भूभाग बनता है वो पूरा का पूरा भूभाग मेवाड़ कहलाता था। वर्तमान में ये अलग अलग जिले हैं। उस वक्त तत्कालीन समय में ये मेवाड़ रियासत कहलाती थी। और अगर मेवाड़ रियासत की बात करें तो ये सबसे प्राचीन रियासत कहलाती है। कौन सी रियासत है ये सबसे प्राचीन रियासत है, सबसे प्राचीन रियासत। ये जब चीज़ें हम एकीकरण पढ़ेंगे तब वहाँ पे आएगी। सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, सबसे नवीन रियासत कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, यहाँ पे ज़्यादा उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन मेवाड़ पढ़ रहे हैं कि मेवाड़ किस भूभाग को कहा जाता है, तो चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा वाले भूभाग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है। अब दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा जो नक्शा है ये राजस्थान का है, और इस राजस्थान के नक्शे में ये जो मेवाड़ की स्थिति है, इस पर बार बार आक्रमण होने का कारण आप समझिएगा क्यों यहाँ पर आक्रमण होते थे। दोस्तों अगर हम बात करें, ये आपका हो गया मेवाड़, और अगर हम इस स्थान की बात करें तो यहाँ पे एमपी वाला क्षेत्र आता था, और उस स्थान को क्या कहते थे? मालवा। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो आपका ये जो पड़ोसी है ये कौन था? गुजरात। और यहाँ की अगर हम बात कर लें तो ये ऊपर क्या थी? दिल्ली। और बड़े बड़े राजाओं ने, स्पेशली किसने? मुगल साम्राज्य ने पूरे राजस्थान पर यहाँ से अधिकार जमाया और यहाँ से अपना शासन चलाया। अब देखिएगा दोस्तों क्या है कि गुजरात, अहमदाबाद, ये आज भी बिजनेस के मामले में कह दीजिए
या गुजरात में आपका जितने भी बंदरगाह हैं वहाँ से इनका व्यापार का आना जाना या व्यापारिक महत्व इस स्थान का बहुत था। अब क्या होता था, दिल्ली से आने वाली सेनाएं गुजरात जाने के लिए कहाँ से होके गुजरती थी, मेवाड़ होके गुजरती थी। अब आप कहोगे कि ऐसे क्यों नहीं जा सकती थी, क्योंकि आपको पता है इस स्थान पर माना जाता है यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला होने के कारण ये इधर से इनका जाना मुश्किल था। तो इनकी जो सेनाएं थी वो मेवाड़ के आसपास होके निकलती थी, और जब प्राचीन समय में सेनाएं निकलती थी तो जिस स्थान से निकलती थी वहाँ पे अगर उनका आधिपत्य नहीं होता था तो राजाएं दो चीज़ देखता था। महत्वाकांक्षा होती थी कि या तो एक काम कर लिया जाए कि अपनी आधिपत्य में ले लिया जाए इस रियासत को, क्या करें, रोज रोज जा रहे हैं मेवाड़ और ये मेवाड़ के राणा क्या कर रहे हैं, आपको निकलने नहीं दे रहे, होता है उनकी जगह है वो नहीं निकलने देंगे, या फिर आपसे वो निकलने का किसी रूप में टैक्स वहन कर रहे हैं, टैक्स मांग रहे हैं। तो फिर दिल्ली के बादशाह या जो राजा यहाँ से निकलता उसका दो विचार आते, पहला तो क्या कर लिया जाए, मेवाड़ पे आधिपत्य कर लिया जाए। अब मेवाड़ पे आधिपत्य इतना आसान नहीं था, तो दूसरा ये क्या करते थे, फिर जिन स्थानों से ये निकलते थे वहाँ लूट मार मचाते हुए निकलते थे, जिससे आक्रोश फैले, आक्रांताओं का जो भय है वो उस जनता में फैलता रहे, ताकि नेक्स्ट बार जब वो आए तो इनके खिलाफ वो बोले नहीं। इसीलिए बार बार जब दिल्ली से गुजरात के जाने के बीच में ये मेवाड़ पड़ता था तो हर एक राजा या हर एक बादशाह ने जो दिल्ली की सल्तनत पे बैठा था, जो दिल्ली की कुर्सी पे बैठता था, उसे मेवाड़ उस समय चुभता था। क्यों? क्योंकि पहली चीज मेवाड़ आपके रास्ते में आ रहा है, दूसरी चीज मेवाड़ के जितने भी राणा या जितने भी वंशज हुए, शासक हुए, वो सारे के सारे आपके स्वतंत्र रहना चाहते थे, स्वतंत्रता के पुजारी थे। वो अपने आप को स्वयं को इस सल्तनत का दीवान कहते थे और स्वतंत्र रहते थे, स्वतंत्रता के पुजारी हम उनको कह सकते हैं। तो इस कारण यहाँ पे ज़्यादा बार अधिकार या ज़्यादा बार आपको लड़ाइयाँ देखने को मिली है। अधिकार तो आप मान लीजिए 1303 से 1326 और कुछ हद तक 1568 के समय यहाँ पे अधिकार किसी दूसरे शासक का रहा था, अदरवाइज मेवाड़ हमेशा स्वतंत्र रहा था। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या थे, आप अगर पूछ लिया जाए भूभाग कौन सा, तो ये भूभाग। अब क्वेश्चन पूछा जाता है मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या मिलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेवाड़ को सिवी जनपद, जनपद काल में इसको सिवी जनपद, मेदपाट, प्राचीन नाम की हम बात कर रहे थे। तो प्राचीन नाम अगर हम जनपद काल की बात करें तो मेवाड़ को सिवी नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है किस रियासत को सिवी नाम से जाना जाता था या किस रियासत को जनपद काल में सिवी नाम से जाना जाता था, तो मेवाड़ रियासत को, और इसी को प्रागवाट कहा जाता था, और इसी स्थान को और क्या कहा जाता था, मेदपाट कहा जाता था। अब दोस्तों इसके संबंध में कहा जाता है यहाँ पर मेर जाति का आधिपत्य था या बाहुल्य था, इस वजह से अभ्रंश होकर ये वर्ड क्या रहा, मेदपाट कहा जाने लगा। आप मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीन प्राचीन नामों से पूछे जाते हैं। प्राचीन नाम अगर जनपद काल की बात करें सिवी, उसके बाद प्रागवाट, और मेर जाति का आधिपत्य होने के कारण इस स्थान को क्या कहा जाता था, मेदपाट कहा जाता था। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या था मेवाड़ राजवंश, कौन सा राजवंश इस पर इसकी स्थापना हुई और क्या क्या इसका इतिहास है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मेवाड़ राजवंश की, कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति इतिहासकारों ने कहाँ से मानी है, तो जिस तरह राजपूतों की उत्पत्ति में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, जिस तरह कर्नल टोड उन्हें विदेशी शासकों की संतान मानते हैं, सूर्यमल मिश्रण उन्हें अग्निकुंड का सिद्धांत देते हैं, उसी प्रकार मेवाड़ के राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में भी अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मत है, वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। पहले अगर मत की बात करें
तो अबुल फजल ने एक अपना मत रखा है। अबुल फजल ने, अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के साथ थे, अकबर के समय के थे। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि मेवाड़ का जो राजवंश की जो उत्पत्ति है वो ईरान के शासक के वंशज माना है, ईरान के वंशज माना है इनको, कि भाई ईरान के कोई शासक थे उनके इनको वंशज माना है। अगर दोस्तों उसके बाद हम बात करें, एक इतिहासकार हुए बी आर भंडारकर, बी आर भंडारकर, और बी आर भंडारकर ने इस वंश को या इस वंश की उत्पत्ति कहाँ से मानी है? ब्राह्मण से मानी है या ब्राह्मणों से मानी है। क्यों? क्योंकि जब हम बप्पा रावल पढ़ते हैं तो बप्पा रावल के लिए विप्र शब्द का उपयोग हुआ है। विप्र शब्द का उपयोग होने के कारण इतिहासकार बी आर भंडारकर ये कहते हैं कि हो सकता है इनकी जो उत्पत्ति है मेवाड़ के राजवंश की वो कहाँ से हुई होगी? ब्राह्मण कुल से हुई होगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा का भी जो मत है वो बी आर भंडारकर से सहमत हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें मुणोत नैणसी, मुणोत नैणसी, और ये कौन थे? ये भी बहुत बड़े इतिहासकार थे। और कहाँ के थे? तो मारवाड़ जोधपुर रियासत के इतिहासकार थे। इनकी दो ख्यात या दो पुस्तकें बहुत बड़ी नाम है या बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मुणोत नैणसी ख्यात या एक जो दूसरी है मारवाड़ी प्रगनारी विगत, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। मुणोत नैणसी, इन्हें क्षत्रियों की संतान कहते हैं, इनको क्षत्रिय वंशज ये मानते हैं। उसके बाद एक और इतिहासकार हुए गौरीशंकर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका मत है कि जो मेवाड़ के जो वंशज थे वो कौन से वंश के थे? सूर्यवंशी थे। तो ये पूरे के पूरे 3-4 इतिहासकार थे, ये इनके मत थे। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के राजवंश की उत्पत्ति ईरान के बादशाह या ईरान के शासक से इनकी उत्पत्ति मानी है। उसके बाद अगर हम बात करें बी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा इस वंश को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। उसके बाद हम अगर मुणोत नैणसी की बात करें तो वो इन्हें क्षत्रिय, और अगर हम अगली बात करें इतिहासकार गौरीचंद हीराचंद ओझा की, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा की, तो वो इन्हें सूर्यवंशी संतान मानते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मेवाड़ की राजधानियां कहाँ कहाँ रही है, क्योंकि प्रथम राजधानी के लिए पूछ लिया जाएगा, उसके बाद हम पढ़ते जाएंगे। प्रथम राजधानी की अगर हम बात करें तो बप्पा रावल के समय, किसके समय? बप्पा रावल के समय प्रथम जो राजधानी थी वो कहां पर थी? वो नागदा में थी। उसके बाद अगली हम बात करें तो अगली राजधानी गई आपकी आहड़, और आहड़ सभ्यता पड़ी थी। तब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था और बताया था, क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से किस राजवंश ने आहड़ सभ्यता को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था? मेवाड़ राजवंश ने। और किस समय? आलू रावल या अलट के समय। रावल शाखा थी। देखिए दोस्तों बप्पा रावल से लेके रावल रतन सिंह तक एक शाखा थी इसी गुहिल वंश की, वो रावल शाखा कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे जब बप्पा रावल पढ़ेंगे। तो आलू रावल या अलट नामक शासक ने आहड़ को राजधानी बनाई थी। तो प्रथम राजधानी नागदा, द्वितीय राजधानी आपकी आहड़ कहलाती है। उसके बाद बात करें तो राजधानी आपकी कहां गई? चित्तौड़ गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आपकी राजधानी कहां बनी? चावंड बनी। और चावंड राजधानी किसने बनाई? राणा प्रताप ने बनाई। अब ये दोस्तों इतने राजधानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा, किसके समय? बप्पा रावल के समय। द्वितीय राजधानी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आहड़ बनी थी, किसने बनाई थी? अलट या आलू रावल ने बनाई थी। और इसके संदर्भ में पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता के समय या आहड़ सभ्यता को किस वंश के राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया था? तो मेवाड़ राजवंश के राजाओं ने, या गुहिल राजवंश के राजाओं ने, या रावल राजाओं ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद राजधानी चित्तौड़ जाती है और उसके बाद में ये राजधानी कन्वर्ट होके आपकी कहाँ आती है? माफ कीजिए, पहले उदयपुर,
उदय सिंह जी ने इस राजधानी का कहाँ निर्माण कर दिया? उदयपुर। और उसके बाद में राणा प्रताप अपने संकट काल के समय इस राजधानी को कहाँ ले जाते हैं? चावंड ले जाते हैं। और ये चावंड राजधानी कब रही? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, जब कुछ समय के लिए मेवाड़ इनके हाथों से निकला, तब इन्होंने अपने संकट काल की राजधानी कौन सी बनाई? चावंड बनाई, जो उनके आजीवन तक रही थी। इसी कारण इनका अंतिम संस्कार या अंतिम समय जो बीता वो इसी स्थान पर, चावंड पर बीता, चावंड में के आसपास बीता। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है राजधानी के संदर्भ में, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानियां पढ़ेंगे हम दो। संकटकालीन, संकट काल का मतलब होता है, हम जब देखते हैं किसी बस में जाते हैं तो आगे जब हम चढ़ते हैं तब एक द्वार अलग होता है जो हमेशा यूज में आता है, लेकिन पीछे की तरफ जो कभी खुला हुआ नहीं देखा गया, लेकिन लिखा होता है इमरजेंसी, है ना। तो ऐसी कोई विपत्ति आन पड़े आप पे, जब आप उस मुख्य द्वार से नहीं निकल सके, तो आप कौन से निकलते हैं? संकट द्वार से निकलते हैं, इमरजेंसी डोर से निकलते हैं। यही आपका क्या था? इमरजेंसी राजधानी थी। यानी आपकी राजधानी चित्तौड़ है, ऐसी कोई विपत्ति आन पड़ी, आप उस स्थान पे जाके बैठ जाओ, बहुत सेफ है, वहां आपका कुछ नहीं बिगड़ना। तो अगर हम बात करें संकटकालीन राजधानी, और किसकी बात करें? मेवाड़ की संकटकालीन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कुंभलगढ़, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी पूछी जाए, कुंभलगढ़ है। आप याद कर लीजिए इतिहास को, जब जब मेवाड़ पे आपत्ति आई है, मेवाड़ के राणाओं ने शरण ली है कुंभलगढ़ की, और कुंभलगढ़ केवल एक बार छोड़ दें तो ये अजय दुर्ग कहलाता है। इस पर या इस द्वार को, इस गढ़ को कभी कोई नहीं जीत पाया, केवल एक बार। वो हम पढ़ेंगे जब हम कुंभलगढ़ की बात करेंगे, जब हम इतिहास में राणा कुंभा की बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में हम जहां पढ़ रहे हैं कि संकटकालीन राजधानी किसकी? मेवाड़ की। लेकिन एक व्यक्ति और हुए मेवाड़ में, और उनको पहचाना जाता है राणा प्रताप के नाम से। अब राणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? वो फिर चावंड थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, ऑप्शन में कुंभलगढ़ बहुत जल्दी मिलेगा, पहला ही ऑप्शन होगा कुंभलगढ़, लेकिन डरना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। राणा प्रताप पूछा जाए, राणा प्रताप पूछा जाए, राणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड, मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़। यानी मेवाड़ पे जब जब विपत्ति आई है, कुंभलगढ़ ने सहयोग दिया। लेकिन राणा प्रताप पर जब आपत्ति आई थी, ये कुंभलगढ़ भी उनके पास नहीं था, उदयपुर भी उनके पास नहीं था। इन्होंने कहाँ बैठ के अपना वापस राज्य सुयोजित किया, या वापस अपने नई ऊर्जा का संचार किया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया। तो ये राजधानी के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पे डिस्कस करने थे। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कतें आती है दोस्तों, पूछा जाता है, आगे भी हम पढ़ेंगे। उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ का उद्धारक शासक। अब ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं बहुत इजी लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हम पढ़ेंगे। हम बात करेंगे मेवाड़ के प्रथम शासक की, या मेवाड़ शाखा के या गुहिल शाखा के प्रथम शासक की। और अगर हम प्रथम शासक की बात करें तो शिलादित्य का पुत्र, शिलादित्य नामक राजा या शासक थे, उनके एक पुत्र थे। और वो पुत्र कब हुए, क्यों उनका नाम गुहादित्य पड़ा, और क्यों इस शाखा को गुहिल शाखा कहा जाता है, उसी की हम बात करेंगे। शिलादित्य पर आक्रमण होता है 524 ईस्वी में, और इसी समय इनकी पूरी की पूरी सेना, इनका साम्राज्य नष्ट हो जाता है। बचती केवल इनकी एक रानी है जो गर्भवती थी, और वो गुफा में छुपकर अपने प्राण बचाती है, और उसी गुफा में एक संतान होती है, उस संतान का नाम गुहिलादित्य या गुहादित्य के नाम से वो आगे प्रसिद्ध होता है। अब इस शासक ने या इस व्यक्तित्व ने मेवाड़ में गुहिल शाखा की स्थापना की। कौन सी शाखा की स्थापना की? गुहिल शाखा की स्थापना की। इसके बाद जितने भी लोग यहाँ हुए, जितने भी वंशज हुए, वो क्या कहलाए? वो गुहिल कहलाए। वो क्या कहलाए? वो गहलोत कहलाए।
गुहिल, गहलोत, बहुत सारे नामों से दोस्तों जाना जाता है इस वंश को। तो गुहादित्य के जितने भी वंशज हुए उन्होंने मेवाड़ पर शासन किया, और मेवाड़ पर शासन किस शाखा के नाम से किया? गुहिल शाखा या गहलोत शाखा के नाम से। वर्तमान में देखा जाए तो इतिहासकारों का कथन है कि इस गुहिल शाखा की कितनी खेपे हैं या कितने शाखाएं हैं? 24 शाखाएं मानी जाती है। और इस 24 शाखा को बताने में कौन कौन से इतिहासकार हाँ बरते हैं? पहला इतिहासकार है मुणोत नैणसी। कौन सा इतिहासकार है? मुणोत नैणसी कहता है कि भाई हाँ ये सही बात है, गुहिल वंश की कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं। और एक और व्यक्ति है ज्ञानचंद यति। ज्ञानचंद यति दोस्तों ये कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है इनके संदर्भ में। ज्ञानचंद यति भीलवाड़ा के बिजोलिया के आसपास के रहने वाले और कर्नल टोड के गुरु माने जाते हैं। ये कर्नल जेम्स टोड के क्या थे? गुरु थे। इतिहास लेखन का कार्य जो है कर्नल टोड ने गुरु ज्ञानचंद यति से पूछा था। जैन समुदाय से संबंध रखते थे ये, और उस समय के इतिहासकार थे। इन्होंने और मुणोत नैणसी ने राजपूतों की गुहिल शाखा की कितनी शाखाएं बताइए? 24 शाखाएं या उप शाखाएं इन्होंने बताइए। उसके बाद दोस्तों हम बात हो गई कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि प्रथम शासक कौन था, गुहादित्य हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके सबसे प्रसिद्ध शासक की। प्रथम प्रसिद्ध शासक, प्रथम प्रसिद्ध शासक। देखिए दोस्तों हम प्रथम शासक की बात कर चुके थे, अब हम बात करेंगे प्रथम प्रसिद्ध शासक। प्रथम शासक गुहादित्य, प्रथम प्रसिद्ध शासक बप्पा रावल। अब यहां पे दोस्तों थोड़ा सा सोचने, समझने और पढ़ने की आवश्यकता है कि जो बप्पा रावल थे वो यहाँ के प्रथम प्रसिद्ध शासक कहलाते। अब प्रसिद्धि किसे मिलती है? देखिए दोस्तों बहुत खिलाड़ी क्रिकेट में आए गए हैं, लेकिन आज भी लोग सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं। इसका मतलब यह है क्रिकेट की दुनिया में कुछ ना कुछ कार्य उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे किए, इसलिए उसका नाम है। तो अगर हम बप्पा रावल को इस शाखा का प्रथम प्रसिद्ध शासक कह रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ कार्य बहुत जोरदार किए हैं। क्या क्या किए हैं देखना। प्रथम पूछा जाता है बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? देखिए दोस्तों बप्पा इन्हें कहा जाता था और रावल इस वंश की उपाधि थी। इस वंश की उपाधि थी। आगे आप नाम पढ़ेंगे अलट रावल, रावल रतन सिंह। तो ये रावल जो क्या है इस वंश की उपाधि है और बप्पा इनको कहा जाता था। लेकिन अगर इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम क्या था? काल भोज इनका मूल नाम था। बात हो गई इनके काल भोज की। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बप्पा रावल किस ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ के शासक बने? किस ऋषि के आशीर्वाद से? तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, स्टार मार्क कर लेना। हारित ऋषि के आशीर्वाद से कौन राजा बने? बप्पा रावल राजा बने। किनको हराया? मान मोरी को हराया। और मान मोरी कहाँ का राजा था? चित्तौड़ का राजा था। और जब हम चित्तौड़ का किला पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मौर्य राजाओं ने, चित्रांगद मौर्य ने या मौर्य राजाओं ने उस किले का निर्माण कराया था। और उस किले पर मौर्य संप्रदाय का अंतिम जो राजा था वो कौन सा था? कौन था? मान मोरी था। और इसी स्थान पर एक अभिलेख मिला था, उस अभिलेख को मानभोरी शिलालेख कहा जाता है। और यही शिलालेख कहा जाता है कि जेम्स टोड अपने साथ ले जा रहे थे। जेम्स टोड अपने साथ इतिहास लेखन के कार्य के लिए इंग्लैंड लेके जा रहे थे, लेकिन अधिक वजन होने के कारण समुद्र में फेंक दिया। ये प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। कि क्वेश्चन पूछा जाता है मानमोरी शिलालेख को किस इतिहासकार ने समुद्र में फिकवा दिया? तो किसने फिकवाया? जेम्स टोड ने फिकवाया। अब क्वेश्चन पूछा यूं भी जाए आपसे कि जेम्स टोड ने
घर जाते वक्त या इंग्लैंड जाते वक्त किस शिलालेख को समुद्र में फेंकवा दिया? तो कौन सा शिलालेख था वो? मानमोरी का शिलालेख था। कहाँ से प्राप्त हुआ? चित्तौड़ से प्राप्त हुआ। और चित्तौड़ का जो मौर्य संप्रदाय का जो अंतिम राजा था वो कौन था? मानमोरी था। अब हम बात कर रहे थे बप्पा रावल की मूल नाम से बात हो गई, आशीर्वाद किस ऋषि का मिला वो बात हो गई, और किस राजा को हरा के ये जीते उसकी भी बात हो गई। उसके बाद हम बात करें कि इस राजा को हराकर इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? मेवाड़ की राजधानी। और मेवाड़ की राजधानी इन्होंने बनाई, कहाँ बना दी? प्रथम राजधानी नागदा। अगर इतिहास में इनकी बात करें तो बहुत ज्यादा जगह तो इनका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अब दोस्तों हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे GH ओझा, है ना। गौरीशंकर हीराचंद ओझा और कवि राजा श्यामल दास, और श्यामल दास जी ने किसमें? वीर विनोद में। और वीर विनोद जब हम श्यामल दास पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था मेवाड़ राज्य का पूर्ण इतिहास है बप्पा रावल से लेकर लास्ट तक, जब तक उन्होंने लिखा था। तो ये जो इतिहास की जो किताब है, जो कृति है उसमें, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपने इतिहास की पुस्तक में बप्पा रावल का वर्णन किया है कि इसके बाद हम बात करेंगे कि इनको उपाधियां कौन कौन सी थी। और अगर बप्पा रावल की बात करें तो इनको रावल की उपाधि मिली थी, जो उसके बाद में इनके सभी वंशज अपने नाम के आगे लगाते थे। लेकिन एक उपाधि और थी, और इतिहासकार थे। इतिहासकार कौन से? CV वैद्य, ये एक इतिहासकार थे, और इन्होंने बप्पा रावल को क्या कह दिया? चार्ल्स मोर्टेल कह दिया। क्या कह दिया? चार्ल्स मोर्टेल कह दिया। और चार्ल्स मोर्टेल इनको क्यों कहा? कौन थे चार्ल्स मोर्टेल? इसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति की किसी से तुलना होती है, इसका मतलब कुछ न कुछ समानताएं उन दोनों के मध्य पाई जाती है। और चार्ल्स मोर्टेल की बात करें तो ये प्रथम फ्रांस का सेनानी था, या फ्रांस का योद्धा था, या शासक कह लीजिए, जिसने मुगलों को हराया था। क्या हर किया था? मुगलों को हराया था। एकमात्र या प्रथम फ्रांस का सेनानी जिसने मुगलों को हराया था वो कौन था? चार्ल्स मोर्टेल था। उस वक्त जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा आधिपत्य या सबसे जो मजबूत शासन की कड़ी थी, मौर्य राजा या मौर्य शासक, उनको हराकर इन्होंने अपने मेवाड़ की स्थापना की, अपने गुहिल वंश को बचाया। तो ऐसे जो शासक थे वो बप्पा रावल थे, और इसीलिए इनको CV वैद्य ने चार्ल्स मोर्टेल की उपाधि दी थी। उसके बाद दोस्तों अगर अगली हम बात करें कि इन्होंने क्या कार्य करवाए, तो इन्होंने मंदिर का निर्माण इनका देखा जाता है। और वो मंदिर का निर्माण कौन सा है? कैलाशपुरी में। समझ गए होंगे आप लोग। कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। और ये मंदिर क्वेश्चन पूछा जाता है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। या आपसे पूछ लिया जाए और तो ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो भगवान विष्णु की पूजा करता है उस संप्रदाय को वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान शिव की पूजा करता है उसे शैव संप्रदाय। अब शैव संप्रदाय और पाशुपत संप्रदाय दोनों एक हैं। जो व्यक्ति शिव को पाशुपत के मानकर या के रूप में पूजा करते हैं उस संप्रदाय को पाशुपत संप्रदाय कहते हैं। और पाशुपत संप्रदाय का जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। ये मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। और इसी मंदिर में स्थित एकलिंग जी को, भगवान को, मेवाड़ का शासक कहा जाता है। जितने भी मेवाड़ के राजा हैं वो एक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान कहते हैं। आपने जो भजन या जो नॉर्मल अपने राजस्थान में चलता है वो एकलिंग दीवान कटे वो राणा प्रताप कटे, यानी पूरे के पूरे जो मेवाड़ के जो राजा हैं, जो मेवाड़ के शासक है, शासक किसे मानते हैं? भगवान एकलिंग नाथ जी को मानते हैं। और स्वयं क्या हैं? एकलिंग नाथ जी के दीवान स्वयं को कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कहा जाता है किस वंश के लोग या किस वंश के शासक स्वयं को भगवान शिव का या एकलिंग नाथ जी का दीवान कहते हैं?
तो आपके गुहिल वंश के या फिर गहलोत राजवंश के, या आगे चल के हम बात करेंगे तो सिसोदिया राजवंश के जो राजपूत शासक है वो अपने आप को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते हैं। ये बात हो गई पूरी की पूरी बप्पा रावल के बारे में दोस्तों, कि मूल नाम क्या था, कालभोज था। बप्पा उन्हें कहा जाता था, रावल उनको उपाधि थी। लेकिन अगर बात करें किस ऋषि के आशीर्वाद से ये राजा बने, आशीर्वाद दिया था हरित ऋषि ने, लेकिन इन्होंने अपना पुरुषार्थ करके किसे हराया, राजा मान मोरी को बनाई। और इनके प्रमाण जो हैं बप्पा रावल जी के, वो दो इतिहासकार देते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और दूसरे कवि राजा श्यामल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में इनका वर्णन करते हैं। उसके बाद इनको एक उपाधि की बात आती है तो इतिहासकार सीवी वैद्य इन्हें चार्ल्स मेटॉल की उपाधि देते हैं, जो एक फ्रांसीसी सेनानी थे जिन्होंने प्रथम बार मुगलों को हराया था। उसके बाद अगर बात करें कि इनके निर्माण की, तो इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था, कैलाशपुरी में करवाया था। कैलाशपुरी कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। और यहाँ पर एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था। और इस एकलिंग नाथ जी के मंदिर को शैव संप्रदाय का या पाशुपत संप्रदाय का मंदिर माना जाता है, कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इनके फैक्ट में, कहीं किताबों में या कहीं रावलपिंडी का नामकरण भी किसी पुस्तक या कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं के नाम पर पड़ा था। क्यों पड़ा था, कहा जाता है कि यह स्थान क्या था, बप्पा रावल का सैन्य ठिकाना था। यानी यहाँ तक भी इनकी जड़ें थी, यहाँ तक भी इनके आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं कि रावलपिंडी को रावलपिंडी इसलिए कहा जाता है या नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बप्पा रावल का ये क्या था, सैन्य ठिकाना था। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे रावल शाखा के अंतिम शासक। दोस्तों बप्पा रावल के बाद हम बात करेंगे रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह जी के बारे में बात करें दोस्तों तो इनका कार्यकाल बहुत छोटा, सन 1302 से 1303 तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनका जो विवाह है रानी पद्मिनी से होता है। और इनके विवाह के बाद में दिल्ली का जो शासक है, दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता है। ये सारी कथा आपने सुनी हुई है। और कुछ समय पहले जो हिंदी फिल्म आई थी संजय भंसाली की पद्मावत, उस पर उस समय इस वार्ता पर काफ़ी ज़्यादा चिंतन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वार्ताएं हुई थी। तो ऑलमोस्ट पूरा भारत इस घटना के बारे में या इस कथानक के बारे में जानता है। हम ये बात करेंगे कि अंतिम शाखा के शासक कौन थे, उस समय इनकी रानी कौन थी, और दिल्ली पे बादशाह जो थे वो कौन थे, और इनके साथ इस युद्ध में मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि ये जो दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने युद्ध किया था और इसी युद्ध में रानी पद्मिनी ने जौहर किया था और रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था। तो ये जो है मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। अब ये युद्ध क्यों हुआ था, पहली बात इसकी जो नीति है वो कौन सी नीति है अलाउद्दीन खिलजी की, विस्तारवादी नीति। ये अपने जो कार्य क्षेत्र को है फैलाना चाहता है, ये अपने वंश या अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए इसने किस पे आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पर। दूसरा और मुख्य जो कारण माना जाता है वो माना जाता है राघव चेतन। देखिए राघव चेतन कौन था दोस्तों, ये एक तांत्रिक था। और ये जो व्यक्ति था, कहा जाता है कि इसका जो राघव चेतन जो है वो मेवाड़ के प्रति स्वामी भक्त नहीं था, मेवाड़ के प्रति वो सही व्यक्ति नहीं था। इसीलिए रावल रतन सिंह ने इनको वहां से निष्कासित कर दिया। अब ये निष्कासित होकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए कहाँ चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। और वहां जाके इसने रानी पद्मिनी की यशो गाथा गा दी, इनकी खूबसूरती की जो गाथाएं थी वो वहां पे उसको सुना दी। और इस व्यक्ति ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, दो कारणों के कारण, एक तो विस्तारवादी नीति और राघव चेतन ने रानी पद्मिनी के लिए कह दिया, तो रानी पद्मिनी को पाने के कारण इसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। वो सारी घटनाएं आपने सुनी हुई है। और ये जो युद्ध होता है इसमें कुछ मुख्य इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि कुछ सेनापतियों ने अपना योगदान दिया था। तो दो सेनापति थे, गोरा बादल, इन दोनों ने यहाँ पे अपनी अतीम वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके साथ रावल रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गए।
और कहा जाता है दोस्तों 1600 रानियों या 1600 महिलाओं के साथ, 1600 महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी भी जौहर कुंड में कूद गई और ये जौहर राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम साका कहलाता है, प्रथम अग्नि जौहर कहलाता है। अब दोस्तों साका क्या होता है? जब किसी अब दोस्तों हम बात करें थोड़ी सी कि जौहर और साका होता क्या है। अगर हम बात करें जौहर की, तो जौहर में क्या होता था और साके में क्या होता है? जौहर होता है दोस्तों जिसमें केवल महिलाओं द्वारा अपने अस्मिता की, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अग्नि जल आदि में गिरना या आदि से मृत्यु को प्राप्त करना जौहर कहलाता है। अगर आप अग्नि में अपनी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हो तो वो अग्नि जौहर, और आपने अगर पानी में कूदकर अपनी जान दी है तो वो जल जौहर कहलाता है। जल जौहर के जो प्रमाण मिलते हैं वो हमीर दे चौहान के रणथंबोर में रानी रंगदे और उनकी रानियों के साथ या उन महिलाओं के साथ मिलते हैं सन 1301 में। उस वक्त भी जो राजा था या आक्रांता जो था अलाउद्दीन खिलजी था, और सन 1303 में जब मेवाड़ में प्रथम साका हुआ तब भी जो दिल्ली का शासक या आक्रांता जो आक्रमणकारी था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अब दोस्तों हम बात करें साका की, साका में दो चीजें होती थी। जब किसी व्यक्ति पर या जब किसी रियासत पर हमले होते थे, आक्रमण होते थे, तो एक हद तक तो चारों तरफ आक्रमणकारी जो भी शासक होता था वो क्या है, पूरा का पूरा डेरा लगा के और अपनी छावनी महीने 2 महीने साल साल तक वो बाहर बैठे रहते थे। अब आपके गढ़ में आंतरिक रूप से क्या होता था, आप मजबूती खूब थी लेकिन किसी न किसी कारणवश अन्न की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, या कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो बाहर के आक्रमणकारी से मिलके आपके खाने पीने योग्य सामग्री को दूषित कर दे। ऐसे में क्या होता था, जो आपका ये गढ़ है और चारों तरफ ये दुश्मन सेना है, यहाँ से फिर क्या होता था, गढ़ के द्वार खोल दिए जाते थे और अंदर बचे कुचे अपने जितने भी सैनिक थे उनके साथ वहाँ का राजा अंतिम समय तक लड़ता था केसरिया पगड़ी धारण किए हुए। तो जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे, केसरिया करते थे। अर्थात ये था कि केसरिया पगड़ी के पहनने के बाद सीधा सीधा ये है कि या तो हम मर के आएंगे या हम विजित होके आएंगे, हम जीत के आएंगे। तो क्योंकि बाहर आंतरिक रूप से हालतें खराब हो जाती थी, तो ऑलमोस्ट जब ये राजा अपने कुछ सेनापतियों के और कुछ सेनाओं के साथ जाते थे तो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। और जैसे ही वहाँ से पता चलता था कि वो राजा ने केसरिया कर लिया है या वीर गति को प्राप्त हो गए, इस गढ़ के अंदर की जितनी भी महिलाएं या रानियां हुआ करती थी वो क्या कर लेती थी, वो जौहर कर लेती थी। और जब ये दोनों कार्य साथ होते थे तो उसे इतिहास में साका कहा जाता था। और अगर राजस्थान में प्रथम साके की बात की जाए तो इनके समय में ही हुआ था। और कब हुआ था, 1303 में हुआ था प्रथम साका। यानी रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ अग्नि जौहर किया था। और इस दोनों को संयुक्त रूप से राजस्थान का प्रथम साका कहा जाता। तो ये हो गई दोस्तों रावल रतन सिंह की बात। ये रावल साका के अंतिम शासक थे क्योंकि इनकी शादी हुई थी, इनके किसी भी तरह की संतान नहीं थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर ये जो स्थान है अपने पुत्र को दे दिया। नाम क्या था उस पुत्र का, खिज्र खां। खिज्र खां नाम था। इसीलिए इस विजय के बाद में इस स्थान का नाम आपको खिजराबाद मिलता है। क्या मिलता है, खिजराबाद मिलता है। यहाँ से मिले एक शिलालेख पर चित्तौड़ को खिजराबाद कहा जाता है। और ये इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि 1303 में जीतने के बाद यहाँ का चित्तौड़ का जो आधिपत्य या चित्तौड़ का जो सेनापति नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो उनके पुत्र खिज्र खां को किया था। इसीलिए वो स्थान क्या कहलाता है, खिजराबाद कहलाता है। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे
सिसोदिया शाखा की स्थापना, या दोस्तों रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह के बाद हम बात करेंगे सिसोदिया वंश के प्रथम शासक जिनको प्रसिद्धि मिली थी और जिन्होंने मेवाड़ को वापस जीतकर गुहिल वंश की स्थापना की थी। लेकिन इनके बाद में सारे के सारे राणा क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए, वंशज क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। और उनके नाम के आगे रावण उपाधि नहीं लगती थी, क्या उपाधि लगने लग गई, इसके बाद में राणा उपाधि लगने लग गई। और राणा कौन से थे, तो हमीर। अब दोस्तों हमीर के नाम से दो राजा आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक आता है हमीर दे चौहान, हमीर दे चौहान, और दूसरा आता है राणा हमीर। दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राजा है, दोनों के कार्य अतुलनीय है, दोनों को बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में सिलेबस में हमीर दे चौहान को नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि रणथंभौर का किला हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में, वहाँ इनका इतिहास पढ़ा जाता है। क्यों, क्योंकि रणथंभौर में चौहानों का जो राज्य था उनमें केवल एकमात्र इनका ही ऐसा समय था जो पढ़ने योग्य है, या मैं अपनी इस भाषा में कहें तो स्वर्ण काल कहा जाता है, वो इन्हीं के समय को कहा जाता है। लेकिन अगर हम राणा हमीर की बात करें तो ये 1326 के बाद के राजा हैं, 26 में ये राजा बने थे। और हमीर दे चौहान 1301 में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए रणमल रतिपाल की गद्दारी के कारण ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये चित्तौड़ के राजा थे, माफ कीजिए रणथंभौर के राजा थे और चौहान वंश के थे। वहीं राणा हमीर सिसोद गांव से निकलकर इन्होंने मेवाड़ की सत्ता संभाली थी और सिसोदिया कहलाए कब, 1326 में। अब यहाँ पढ़ेंगे हम थोड़ा सा राणा हमीर के बारे में। दोस्तों अगर राणा हमीर की बात करें तो इनका जो शासन काल आता है वो सन 1326 से 1364 का समय आता है। और देखिए दोस्तों इनके साथ जो कंडीशंस थी, इनके साथ जो उस वक्त की समस्याएं थी, वो मुख्य समस्या थी मेवाड़ पर मेवाड़ शासकों का आधिपत्य नहीं होना, किसी दूसरी शाखा दूसरी रियासतों का आधिपत्य था जो मुगलों के या दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। अब उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस सत्ता से लड़ाई करके मेवाड़ पर अधिकार किया, इसीलिए इनको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, निम्न में से किस शासक को या मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। ज्यादा पूछ ले किसमें लिखा हुआ है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या लिखा हुआ है, विषम घाटी पंचानन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत मुश्किल समय में बहुत मुश्किल से मेवाड़ राज्य को वापस प्राप्त किया था। अगर हम बात करें कि राणा हमीर किनके पुत्र थे, तो अरि सिंह के पुत्र थे। राणा हमीर किनके पुत्र थे, अरि सिंह के पुत्र थे। ये भी गुहिल शाखा के वंशज थे, जिन्होंने सिसोद नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, सिसोद नामक स्थान पर अपना शासन किया था। और सिसोद गांव से होने के कारण ही ये क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। गांव कौन सा था या कौन से गांव से निकले, ये सिसोद गांव से निकले, इसीलिए ये सिसोदिया कहलाए। और इनके बाद में सभी राणा लगाने लगे, सारे अपने वंश में सिसोदिया वंश लिखने लगे। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इनको एक और उपनाम दिया जाता है, मेवाड़ का उद्धारक शासक। मेवाड़ का उद्धारक शासक सीधी सी बात है, क्योंकि मेवाड़ उस वक्त इनके पास नहीं था, किसी दूसरी रियासत के पास था, और इन्होंने मेवाड़ वापस अपने वंश को दिलाया, अपने वंश की स्थापना की, इसलिए इन्होंने मेवाड़ का उद्धार किया। इसी कारण इनको मेवाड़ का उद्धारक शासक कहा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसा का ऐसा एक और पूछा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक ये किसे कहा जाता है, यहां कंफ्यूज क्रिएट होता है। वहां पे भी आपको राणा हमीर मिलेंगे। अगर मेवाड़ के उद्धारक की बात करें, शासक नहीं लिखा हो, तो एक व्यक्ति था भामाशाह।
भामाशाह पाली के रहने वाले थे, राणा प्रताप के समकालीन थे और राणा प्रताप को इन्होंने सारा का सारा अपना धन दिया था पुनः सेना निर्माण के लिए। उस वक्त मेवाड़ बहुत तकलीफ में था, मेवाड़ का उद्धार किया था, इसीलिए मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? भामाशाह को कहा जाता है। बात करें कि मेवाड़ के केवल उद्धारक शासक पूछ लिया जाए तो राणा हमीर है, लेकिन अगर मेवाड़ का उद्धारक पूछा जाए तो वो फिर भामाशाह है। तो हम पढ़ रहे थे कि राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की स्थापना कर दी? सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। और इसके बाद में सभी शासक अपने नाम के आगे एक उपाधि लगाने के लगे। वो क्या उपाधि थी? राणा या महाराणा लिखने लगे। अगली बात करें अगर दोस्तों हम, तो थोड़ा सा आइडिया हम जनरली देखेंगे, उसके बाद हम अगली क्लास में महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सांगा और प्रताप, ये तीन मुख्य राजा हमारे एग्रीकल्चर के सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें राणा हमीर की, तो राणा हमीर के जो पुत्र हुए वो राणा क्षत्र सिंह। थोड़ा सा जनरली 5 मिनट में सारा आइडिया लग जाए आपको इस पूरे राजवंश का। राणा क्षत्र सिंह, और इसको क्या कहते थे? राणा खेता कहा जाता था, इनको खेता कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इनके जो पुत्र हुए वो हुए राणा लक्ष्य सिंह, और इनको क्या कहा गया? राणा लाखा कहा गया। दोस्तों राणा लाखा के समय बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ पे जावर माइंस में जो चांदी की खदानें निकली थी वो इनके समय में निकली थी। और इनके जो पुत्र थे जो बहुत प्रसिद्ध हुए वो थे कुंवर चूंडा, कुंवर चूंडा, या कहीं कहीं इनको चूड़ा भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये वही हैं। ये कौन थे? राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के पुत्र थे। अब दोस्तों इतिहास में एक घटना होती है कि जब राणा लक्ष्य सिंह के पुत्र कुंवर चूड़ा विवाह योग्य हो जाते हैं तो मारवाड़ से हंसाबाई का नारियल या विवाह का जो प्रस्ताव है वो मेवाड़ भेजा जाता है। और मेवाड़ जब भेजा जाता है तो गलती से कुंवर चूड़ा नहीं होके जब दरबार में राणा लक्ष्य सिंह कहते हैं कि बूढ़ों के लिए या बुजुर्गों के लिए नारियल कौन भेजता है, तो रणमल ने एक शर्त रखी कि अगर हंसाबाई और राणा लाखा से होने वाले पुत्र को मेवाड़ राज्य दिया जाए तो उनका विवाह करवा दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में कुंवर चूड़ा पहुंच गए। कुंवर चूड़ा ने ये कह दिया कि मैं क्या करूंगा, एक प्रतिज्ञा ले लेता हूं। और प्रतिज्ञा कौन सी ले ली? भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। तो रणमल राठौड़ की इस शर्त पर, रणमल राठौड़ ने जो शर्त रखी उस शर्त को सुनकर कुंवर चूड़ा ने एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा या मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा। और इस प्रतिज्ञा को कौन सी प्रतिज्ञा कही जाती है? भीष्म प्रतिज्ञा। वही तुलना की बात जो प्रतिज्ञा भीष्म ने महाभारत काल में ली थी कि मैं आजीवन इस राज्य का राजा नहीं बनूंगा, उसी समान कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, भैया आप शादी करवाओ पापा की, मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मैं उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा इस मेवाड़ का। तो इनका विवाह हो जाता है। और विवाह होता है किनसे? हंसाबाई से। किनसे हो जाता है? हंसाबाई से हो जाता है। और हंसाबाई का भाई कौन था? रणमल राठौड़ था। रणमल राठौड़ था। और ये कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। क्यों बात कर रहा हूं दोस्तों, ये आगे आने वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे वहां काम आएगा। और यही वो समय था जहां पे मेवाड़ में मारवाड़ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। मेवाड़ राज्य की काफ़ी सारी घटनाएं या काफ़ी सारे कार्य मारवाड़ के कहने के आधार पर होने लगे। और यहीं से मेवाड़ मारवाड़ में थोड़ी सी दुश्मनी पैदा हुई, वो चीज़ हम देखेंगे। हंसाबाई और लक्ष्य सिंह का विवाह हो जाता है, भाई इनका रणमल राठौड़, और इनसे संतान होती है और वो व्यक्ति राजा बनता है राणा मोकल। अब देखिए दोस्तों, जब लक्ष्य सिंह, क्योंकि विवाह के समय भी उनकी आयु काफ़ी थी, तो जब ये इनकी मृत्यु होती है राणा मोकल की आयु अल्पायु में होते हैं और इनको राजा बना दिया जाता है। और कुंवर चूड़ा जो हैं इनके संरक्षक होते हैं, बड़े भाई हैं, भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी है मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन छोटा भाई अभी छोटा है इसलिए राज्य कार्य चलाने में योगदान दे रहे हैं। कौन? कुंवर चूड़ा। अब इन कुंवर चूड़ा को
यो कार्य करते हुए हंसाबाई देखती है और इनके दिमाग में कहीं शंका जन्म लेती है, शंका मन में आती है कि ये ना हो जाए कि मेरा जो पुत्र है वो छोटा है और कुंवर चूड़ा का क्योंकि हक मारा गया है, वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था, कुंवर चूड़ा था, कहीं ये मेरे राणा मोकल को या पुत्र को मार नहीं दे। हंसाबाई क्या करती है, रणमल का पत्र भेजती है और रणमल की एंट्री हो जाती है दोस्तों मेवाड़ राज्य में। क्यों? क्योंकि इनको अपने भाई पर विश्वास है कि भाई अच्छा करेगा, तो मोकल के मामा रणमल मिल के साथ में ये अपना कार्य करने लगते हैं। सारा का सारा जब कार्य हो रहा है, कुंवर चूड़ा को पता चलता है कि यहाँ मेरा अपमान हुआ है, ये यहाँ से मेवाड़ छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, मांडू चले जाते हैं। और कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मेवाड़ का भीष्म, मेवाड़ का भीष्म या मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। यहां कंफ्यूजन क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी सारी गाइड इतिहास की, मैं ये नहीं कहता गलती होती है, लेकिन काफी सारी जगह गलतियां हैं, उनको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत सारी गाइडों में राव चूड़ा लिख रखा है, अब इसके संदर्भ में आपको राव चूड़ा या फिर राणा चूड़ा लिखा है, ये दोनों चीजें क्यों गलत है ये मैं बताता हूं। देखिए लक्ष्य सिंह जीवित थे तभी इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि क्या नहीं बनेंगे, मेवाड़ के राजा नहीं बनेंगे, और जब तक राजा नहीं बन रहे हैं वो क्या हैं, कुंवर है। और कुंवर कौन से थे, चूड़ा, ये राजा नहीं बने, कुंवर चूड़ा कहलाए। अब राव चूड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि राव की जो उपाधि है वो मारवाड़ में लगती थी, और राणा इसलिए नहीं हो सकते क्यों, क्योंकि ये राजा नहीं बने, ये कुंवर ही थे, इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। तो कहीं भी ऑप्शन में आए या कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। और दोस्तों इन्हीं के वंशज आगे जाके चुड़ावत कहलाए, चुंडावत कहलाए। अब हम बात करेंगे दोस्तों इनके बाद राणा मोकल की, और राणा मोकल की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, राणा मोकल को गुजरात अभियान के दौरान चाचा व मेरा नामक दो व्यक्तियों ने इनकी हत्या कर दी। इसके बाद राणा कुंभा राजा बने, और राणा कुंभा को हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि राणा कुंभा की जो मृत्यु है वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। तो इनकी हत्या कर दी थी इन्हीं के पुत्र उदा ने, इसीलिए इनको मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। और इसके बाद जो राजा बने थे वो राजा बने थे रायमल, और इन रायमल की 3 संतान हुई थी, पृथ्वीराज जिसे उडवा राजकुमार कहा जाता है, जयमल, और तीसरा हुआ था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह है जी उम्र में सबसे छोटे थे, और इन तीनों में ही कहीं ना कहीं उत्तराधिकार की संशय पहले ही पनप गया था। तो एक स्थान आता है मेवाड़ में ही, वहाँ पे एक चारण पुजारिन थी, उन चारण पुजारिन से पूछा गया कि भैया इन तीनों में से राजा कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा कि जो मेवाड़ का आधिपत्य जिसे मिलने वाला है वो किसे मिलेगा, संग्राम सिंह को मिलेगा। तो तीनों भाइयों में युद्ध होता है, और करमचंद पंवार के बीच बचाव से संग्राम सिंह अजमेर चले जाते हैं और अजमेर पे रहते हैं। उसके बाद वापस आकर ये अपने मेवाड़ में आधिपत्य करते हैं, मेवाड़ के राजा बनते हैं। पृथ्वीराज को दोस्तों, पृथ्वीराज बहुत सारे फेमस हुए हैं राजस्थान के इतिहास में। पहले पृथ्वीराज 1191-92 के समय वाले पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उसके बाद दूसरे पृथ्वीराज राठौड़, ये पृथ्वीराज राठौड़ राणा प्रताप के समय के जो कवि हुए हैं वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, मेवाड़ बीकानेर राठौड़ वंश के थे। लेकिन बात करें तो एक पृथ्वीराज जो हैं वो पृथ्वीराज सिसोदिया या उडवा राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको हम पृथ्वीराज सिसोदिया या कहीं कहीं आपको उडवा और कहीं कहीं किताबों में आपको उडना राजकुमार कहा जाता है, मिलेगा। तो उडना राजकुमार क्यों कहा जाता है, कहते हैं कि इनकी जो चाल है वो बहुत अच्छी थी, बहुत तेज धावक थे, इसीलिए इनको उडवा राजकुमार या उडना राजकुमार कहा जाता है। तो इन तीनों में से संग्राम सिंह राजा बनते हैं, और किस नाम से राजा बनते हैं, राणा सांगा के नाम से राजा बनते हैं। अब फिर उसके बाद राणा सांगा के वही 3 पुत्र हुए, भोजराज, और इन्हीं भोजराज से मेड़ता की मीराबाई का विवाह हुआ।
इनकी मृत्यु खातौली के युद्ध में होती है। उसके बाद में इनके पुत्र विक्रमादित्य, जब राणा सांगा की मृत्यु हुई, विक्रमादित्य बहुत छोटे थे और विक्रमादित्य की मृत्यु बनवीर ने करवा दी थी। और उसके बाद में इनके सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह को भी मारने जा रहे थे। और यहीं से इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय पन्नादाय, सबसे बड़ा बलिदान पन्नादाय उभर कर आती है। और इसी उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय, जो उदय सिंह की धाई माँ थी, इन्होंने अपने पुत्र चंदन को इनके स्थान पर सुलाकर बनवीर को धोखा देकर वहाँ से उदय सिंह को सुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ पर ले जाती है। तो ये जो बहुत बड़े बलिदान की बात है, ये उदय सिंह के समय की है। और उसके बाद में उदय सिंह के जो पुत्र हुए वो कौन हुए? राणा प्रताप। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो ड्राइंग है या यूं देख लीजिए मैप चित्र है, इससे आपको जहां से हम शुरू हुए हैं, जहां तक हमें इतिहास पढ़ना है, वो सारा का सारा आपका क्लियर है। सिसोदिया साका राणा हमीर से शुरू हुई, क्षेत्र सिंह इनके पुत्र थे, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं जाता है, हमें भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लाखा लक्ष्य सिंह, जावर माइंस या चांदी की खदानें इनके समय में हुई। उसके बाद अगर बात करें तो कुंवर चूड़ा इनके पुत्र थे, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। इनका विवाह हंसाबाई से हुआ और रणमल राठौड़ इनके हंसाबाई के भाई थे, जिनका हस्तक्षेप आगे आकर राणा मोकल के समय मेवाड़ में पड़ा। और ये प्रभाव इतना पड़ा कि बाद में ये मेवाड़ और मारवाड़ में एक दुश्मनी का माहौल हुआ। और इस दुश्मनी के माहौल को हंसाबाई ने राणा कुंभा के समय एक संधि करवाकर, एक संधि के माध्यम से सही करवाया, यूं कह दीजिए, उस संबंध को वापस सुनियोजित किया। और उस संधि को कहा जाता है आवड़ बावड़ की संधि, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा आज का जो वीडियो है दोस्तों, मेवाड़ के परिचय के बारे में है। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन आप इसको देखेंगे और एक बार देखने के बाद ये आपको आगे के जो क्लासेज हैं उनमें योगदान देगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।